वॉल्यूम है वो बढ़ गया है, इसका टाइडल वॉल्यूम बढ़ गया है। तो टाइडल वॉल्यूम किस तरह बढ़ गया है? टाइडल वॉल्यूम इस तरह बढ़ गया है कि एक तो जो ऑलरेडी अल्वेलाई थे जो इतने डिस्टेंट होते थे वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंट हो गए, डिस्टेंशन ऑफ अल्वेलाई जो है वो ज़्यादा हो गई। दूसरे जो अल्वेलाई डिस्टेंट नहीं हो रहे थे वो भी अब डिस्टेंट हो रहे हैं, तो टाइडल वॉल्यूम बढ़ गया है। तो टाइडल वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या होता है, जब टाइडल वॉल्यूम बढ़ गया तो टाइडल वॉल्यूम बढ़ने के साथ जो है ये आपकी अल्वेलाई जो है ये ज़्यादा खुल गए। जब ये ज़्यादा खुल गए तो यहाँ पे एक रूल है कि जब मोर एयर आएगी तो फिर क्या होगी, मोर ब्लड भी आएगा। देयर इज़ अ रूल, व्हेन देयर इज़ मोर एयर देयर विल बी मोर ब्लड, और जब ब्लड ज़्यादा आएगी तो क्या होगा, मोर CO2 आएगी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर ये बात समझ आ गई तो इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में ये बात बैठ गई कि हाउ द CPAP एंड द BiPAP वॉशेस आउट द CO2। ये आज के लेक्चर का जो है मेन थीम है। ऑक्सीजनेशन किस तरह इंप्रूव करता है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, और आज भी थोड़ा सा मैंने टच कर दिया कि वो अल्वेलाई कोलैप्स होने से बचाता है, मोर रिक्रूटमेंट ऑफ अल्वेलाई करता है, जो पार्ट नहीं ले रही नॉर्मली उसको रिक्रूटमेंट करता है, दूसरा अल्वेलाई को डिस्टेंट करता है, तीसरा अल्वेलाई को कोलैप्स होने से बचाता है। जो CO2 वाश है उसका मैकेनिज्म अलग है, ये मिनट वेंटिलेशन को बढ़ाता है और उसमें मेनली जो टाइडल वॉल्यूम है उसको बढ़ाता है। जब टाइडल वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंप्लाइंस बढ़ेगी, जब कंप्लाइंस बढ़ेगी तो मोर ब्लड फ्लो आएगी, जब मोर ब्लड फ्लो आएगी तो मोर CO2 जो है वो वॉश होगा। जब मोर CO2 वॉश होगा तो क्या होगा, CO2 जब वॉश होगा तो आपकी CO2 जब ब्लड से अल्वेलाई में ज़्यादा आएगी तो अल्वेलाई से फिर बाहर ज़्यादा जाएगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हाउ डज इट हेल्प्स इन द CO2 वॉश आउट। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जो बाईपेप और CPAP के बारे में आता है कि व्हेन शुड यूज वी बाईपेप एंड व्हेन शुड वी यूज CPAP। नाउ दिस इज अ वेरी क्लियर कट दैट CPAP इज यूज्ड इन टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर। ये बस दिमाग में बैठा दें कि CPAP टाइप 1 में काम करती है, बाईपेप जो है वो टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में काम करती है। बाई मीन टू, बाई पेप जो है वो टाइप 2 फेलियर में काम करती है, CPAP जो है वो टाइप 1 फेलियर में काम करती है। CPAP टाइप 1 फेलियर में काम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर जहांगीर खान एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल that is by the name of Dr. Jahangir Khan. Well, today's lecture is actually the continuation of the previous lecture, that was how the BiPAP and the CPAP works. That was part first video. This is part second video. In part second video we will just summarize how the CPAP and the BiPAP works, how does it helps in improving oxygenation, and number second, how it helps in the washing out of carbon dioxide. Now coming toward the part first, well, that was discussed in detail in my previous lecture, but I will quickly summarize that. Now let's suppose this is the alveoli. Now if it is filled with anything, now this is alveoli and this alveoli is filled with anything, like for example say blood, if that is hemorrhage, alveolar hemorrhage, fluid, let's for example say a patient is having severe pulmonary edema or inflammatory exudate or pus, the patient is having infection, the patient is having pneumonia. So what happens that when the person expires, this collapse, this airway collapse. Now in order for this alveoli to expand, it needs more pressure. Point number one, it needs more pressure. Point number two, once it is collapsed, it needs more work for the body in order to inflate it again, in order to expand it again. So if we do something that we do not allow this airway to collapse, now that is the function of actually the CPAP or the EPAP and BiPAP. So what does the CPAP do? It actually keeps this alveoli open इवन ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। नॉर्मली एक्सपायरेशन के दौरान क्या होता है, जब बंदा एक्सपायर करता है तो द एयरवे दिस कोलैप्स। नॉर्मली ये जो अल्वेलाई है ये इस साइज इज डिक्रीज्ड, इट कोलैप्स, but if it is inflamed it needs more force, it needs more work, it needs more pressure in order to distend it normally, which is very difficult in case of infections or inflammation. So what does the CPAP do? It does not allow this collapse, it keeps the alveoli open. Now if the alveoli is kept open and it is not allowed to collapse, what happens,
whatever the amount of air comes over here, there is a chance that there must be some oxygenation. Now if you watch my previous video, one mechanism was that how to improve oxygenation. Number one is to increase the FiO2. Second step is to increase the PEEP. What does the PEEP do? It actually, one thing is that it keeps the alveoli open during the expiration as well. Point number two, it recruit more and more alveoli. Now ये बात तो क्लियर हो गई कि ऑक्सीजनेशन किस तरह इंप्रूव होती है। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया और अभी भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये अलवेलाई को कोलैप्स होने से बचाता है। तो जब अलवेलाई कोलैप्स नहीं होता तो ऑक्सीजनेशन के चांसेस फिर ज़्यादा होते हैं और वाटर का ब्रीथिंग कम हो जाती है। दूसरी बात जो मेन चीज़ आज है वो है कि ये किस तरह CO2 को वॉश करता है। तो ये क्या करता है? मिनट वेंटिलेशन को बढ़ाता है। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इट इंक्रीजेज द मिनट वेंटिलेशन। और मिनट वेंटिलेशन में ये क्या करता है? टाइडल वॉल्यूम एक्चुअली बढ़ाता है। ये टाइडल वॉल्यूम बढ़ाता है, टाइडल वॉल्यूम बढ़ाता है, लंग कंप्लायंस बढ़ाता है। अगर बाईपेप एक बंदे को नहीं लगा है और उसके सपोज लंग्स अगर इतने एक्सपेंड होते हैं, लंग्स की बात कर रहा हूँ, तो अगर बाईपेप लग गया तो बाईपेप लगने के बाद उसके लंग्स इतने एक्सपेंड होते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो टाइडल वॉल्यूम है वो बढ़ गया है। इसका टाइडल वॉल्यूम बढ़ गया है। तो टाइडल वॉल्यूम किस तरह बढ़ गया है? टाइडल वॉल्यूम इस तरह बढ़ गया है कि एक तो जो ऑलरेडी अलवेलाई थे जो इतने डिस्टेंट होते थे वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंट हो गए, डिस्टेंशन ऑफ अलवेलाई जो है वो ज़्यादा हो गई। दूसरे जो अलवेलाई डिस्टेंट नहीं हो रहे थे वो भी अब डिस्टेंट हो रहे हैं। तो टाइडल वॉल्यूम बढ़ गया है। तो टाइडल वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या होता है? जब टाइडल वॉल्यूम बढ़ गया तो टाइडल वॉल्यूम बढ़ने के साथ जो है ये आपकी अलवेलाई जो है ये ज़्यादा खुल गए। जब ये ज़्यादा खुल गए तो यहाँ पे एक रूल है कि जब मोर एयर आएगी तो फिर क्या होगी? मोर ब्लड भी आएगा। देयर इज़ अ रूल, व्हेन देयर इज़ मोर एयर देयर विल बी मोर ब्लड। और जब ब्लड ज़्यादा आएगी तो क्या होगा? मोर CO2 आएगी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर ये बात समझ आ गई तो इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में ये बात बैठ गई कि हाउ द CPAP एंड द BiPAP वॉशेस आउट द CO2। ये आज के लेक्चर का जो है मेन थीम है। ऑक्सीजनेशन किस तरह इंप्रूव करता है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था और आज भी थोड़ा सा मैंने टच कर दिया कि वो अलवेलाई कोलैप्स होने से बचाता है, मोर रिक्रूटमेंट ऑफ अलवेलाई करता है, जो पार्ट नहीं ले रही नॉर्मली उसको रिक्रूटमेंट करता है। दूसरा अलवेलाई को डिस्टेंट करता है। तीसरा अलवेलाई को कोलैप्स होने से बचाता है। जो CO2 वॉश है उसका मैकेनिज्म अलग है। ये मिनट वेंटिलेशन को बढ़ाता है और उसमें मेनली जो टाइडल वॉल्यूम है उसको बढ़ाता है। जब टाइडल वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंप्लायंस बढ़ेगी। जब कंप्लायंस बढ़ेगी तो मोर ब्लड फ्लो आएगी। जब मोर ब्लड फ्लो आएगी तो मोर CO2 जो है वो वॉश होगा। जब मोर CO2 वॉश होगा तो क्या होगा? CO2 जब वॉश होगा तो आपकी CO2 जब ब्लड से अलवेलाई में ज़्यादा आएगी तो अलवेलाई से फिर बाहर ज़्यादा जाएगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हाउ डज इट हेल्प्स इन द CO2 वॉश आउट। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जो बाईपेप और CPAP के बारे में आता है कि व्हेन शुड यूज वी बाईपेप एंड व्हेन शुड वी यूज CPAP। नाउ दिस इज अ वेरी क्लियर कट दैट CPAP इज यूज्ड इन टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर। ये बस दिमाग में बैठा दें कि CPAP टाइप 1 में काम करती है, BiPAP जो है वो टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में काम करती है। बाई मीन 2, BiPAP जो है वो टाइप 2 फेलियर में काम करती है। CPAP जो है वो टाइप 1 फेलियर में काम करती है। CPAP टाइप 1 फेलियर में काम करती है, BiPAP टाइप 2 फेलियर में काम करती है। जो मेन इंडिकेशन है CPAP और BiPAP के, टाइप 1 में आपके पास क्या है? टाइप 2। तो CPAP के क्या इंडिकेशन है? CPAP के जो मेन इंडिकेशन है वो क्या है? कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडेमा है, क्योंकि उसमें टाइप 1 फेलियर होती है। कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडेमा है पॉइंट नंबर 1। कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडेमा। OSA है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। अच्छा, OSA में अगर टाइप 2 हो जाए तो फिर देन इज BiPAP ऑप्शन है। OSA में अगर टाइप 2 हो जाए तो फिर BiPAP। इस तरह कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडेमा में अगर इतना ज़्यादा है कि रेस्पिरेटरी मसल फटीग हो जाए तो फिर अगेन ऑप्शन इज BiPAP। लेकिन अगर टाइप 2 नहीं है, सिर्फ टाइप 1 है तो फिर कार्डियोजेनिक हो गया। और सिर्फ टाइप 1 है तो फिर और कार्डियोजेनिक है तो फिर CPAP हो गया। OSA है, अगेन आपके पास क्या है? CPAP है। कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया हो गया या कोविड हो गया, उसमें अगर टाइप 1 है तो CPAP है। CPAP। अगर टाइप 2 है ड्यू टू रेस्पिरेटरी मसल फटीग
मसल इतने पटीक हो जाए कि फिर वो CO2 को वॉश नहीं करता, तो फिर बाईपेप है। लेकिन आपको क्या लगाना है, CPAP, अगर ओनली टाइप 1 है, अगर ओनली टाइप 1 है। अच्छा, एटिलेक्टेसिस है, लंग कोलैप्स है। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एटिलेक्टेसिस बंदे का यूजुअली पोस्ट आप अगर एटिलेक्टेसिस है या लो जीसीएस की वजह से बंदा ने एक्सपायर किया है, एक्सपायरेशन नमूनिया है, वो एटिलेक्टेसिस है, तो उसमें आपने क्या करना है, CPAP लगाना है। उसमें आपने क्या करना है, CPAP लगाना है। द सेम मैकेनिज्म जो हमने डिस्कस किया था, वो क्या करेगा, अल्वेलाई को डिस्टेंड करेगा, ओपन करेगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, हाई अल्टीट्यूड पल्मोनरी एडेमा। हाई अल्टीट्यूड पल्मोनरी एडेमा, जो बंदे हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं, हाई अल्टीट्यूड पे, तो उनमें जो पल्मोनरी एडेमा होता है उसमें भी जो है मेनली CPAP है। हाई अल्टीट्यूड पल्मोनरी एडेमा में मेनली CPAP है। चेस्ट ट्रामा में मेनली CPAP है। चेस्ट ट्रामा में CPAP है। तो ये इंडिकेशन CPAP के हैं, अनटिल एंड अनलेस देयर इज टाइप 2 रिस्पिरेटरी फेलियर ड्यू टू रिस्पिरेटरी मसल फटीग। अच्छा, बाईपेप के पर क्या इंडिकेशन है, ये वेरी सिंपल है, इसको कंफ्यूज नहीं करना। बाईपेप में आपके पास जो है टाइप 2 फेलियर है, तो उसमें क्या है, COPD है, और क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज जितने भी हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज में टाइप 2 फेलियर अगर हो जाए तो फिर आपने क्या लगाना है, बाईपेप। फिर आपने क्या लगाना है, बाईपेप। CPAP आपका जो है वो सिर्फ टाइप 1 में काम करती है, वो टाइप 2 में मैंने काम नहीं करती, क्योंकि अच्छा, बाईपेप में एक COPD हो गई। दूसरी क्या चीज़ें हैं इसमें, दूसरी जो चीज़ें हैं ना, जो टाइप 2 फेलियर जिसमें होती हैं, तो टाइप 2 फेलियर और किस चीज़ में होती है, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर में। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर में आपने क्या लगाना है, टाइप बाईपेप लगाना है, क्योंकि उसमें टाइप 2 के चांसेस ज़्यादा होते हैं। न्यूरोमस्कुलर, उसमें माइस्थीनिया ग्रेविस हो गया, उसमें टाइप 2 होती है। और क्या हो गए, माइस्थीनिया ग्रेविस हो गए, उसमें आपके पास क्या होगा, टाइप 2 रिस्पिरेटरी फेलियर होगा। माइस्थीनिया ग्रेविस में टाइप 2 रिस्पिरेटरी फेलियर। GBS हो गया, टाइप 2 रिस्पिरेटरी फेलियर, टाइप 2 रिस्पिरेटरी फेलियर। लेकिन आपने इन्वेसिव वेंटिलेशन का ऑप्शन अपने पास रखना है, उसके लिए भी थ्रेशोल्ड आपने कम रखनी है, क्योंकि उसमें सिवियर डायफ्रामेटिक पैरालिसिस होती है ना। तो आपके पास अगर वेंट नहीं है तो अल्टरनेटिव आपके पास ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर हो गए, चेस्ट डिफॉर्मिटीज़ हो गए। जो चेस्ट डिफॉर्मिटीज़ हैं, जो काइफोस्कोलियोसिस है, कंजेनिटल है या एक्वायर्ड है, या इन्फेक्शन की वजह से हैं, या ट्रामा की वजह से हैं, तो चेस्ट डिफॉर्मिटीज़ में जो है आपने क्या लगाना है, आपने बाईपेप का सोचना है। यूजुअली काइफोस्कोलियोसिस, या इसमें एक और डिजीज़ है, सिवियर ओबेसिटी, जो कि मोस्ट कॉमन है। सिवियर ओबेसिटी, वो ओबेसिटी इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो एपनिया से, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से एक दो कदम आगे चली जाती है, और उसमें क्या हो जाता है, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ हो जाता है, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़, और पर्सन जो है वो CO2 को वॉश नहीं कर सकता। तो उसमें पर आपने क्या लगाना है, बाईपेप। अगर OSA है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, तो उसमें CPAP है। लेकिन अगर इतनी ओबेसिटी है कि ओबेसिटी हाइपो वेंटिलेशन सिंड्रोम है और वो टाइप 2 रिस्पिरेटरी फेलियर में जा रहा है, तो आपने बाईपेप लगाना है। नाउ दीज आर सम ऑफ द इंडिकेशन ऑफ बाईपेप। तो ये दिमाग में रखनी है कि बाईपेप के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। बाईपेप का इंडिकेशन टाइप 2 फेलियर है, तो उसमें इंट्रापेरेन्किमल है, जो लंग्स के अंदर है, ये सपोज लंग है, इसके अंदर और लंग के बाहर। तो लंग के अंदर जो आपके पास जितने ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है वही हो गए। लंग के बाहर जो है आपके पास जो है रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़, जो CO2 को वॉश नहीं कर सकता, तो उसमें आपके पास सिवियर ओबेसिटी आ गई, सिवियर ओबेसिटी आ गई, सिवियर ओबेसिटी आ गई। उसके बाद आपके न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर आ गए, चेस्ट डिफॉर्मिटीज़ आ गई। तो ये चीज़ें आपने अपने दिमाग में बिठानी। अच्छा, उसमें एक और चीज़ है, जो सेंट्रल जो काज हो, सपोज़ ब्रेन में कोई ट्यूमर है या स्ट्रोक हुआ है, उसमें भी यूजुअली टाइप 2 फेलियर हो जाती है, तो उसमें भी आपने बाईपेप लगानी है। अच्छा, बाईपेप के हवाले से हमने तो बात की, लेकिन इसमें बाईपेप में फिर दो चीज़ें होती है, इट इज़ इक्वल टू आई पेप और प्लस ई पेप। और इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको क्या कहते हैं, प्रेशर सपोर्ट। प्रेशर सपोर्ट,
और यही प्रेशर सपोर्ट है जो CO2 को वॉश करती है। ये जो प्रेशर सपोर्ट आपको देती है तो ये CO2 को वॉश करती है। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे कि ये प्रेशर सपोर्ट जो है वो क्या होता है, आई पेप कब बढ़ानी है, ई पेप कब बढ़ानी है, डिफरेंस कितना रखना है, स्टार्ट कितने से लेनी है, फिर आपने ट्रायल कब देना है, फिर आपने डिक्रीज कब करनी है, और फिर आपने वीनिंग कब करनी है। बाई पेप से बंदे को किस तरह पहले प्रेशर किस तरह डिक्रीज करने हैं, फिर बंदे को बाई पेप से कब हटाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।